यूपी के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली पहुंच जाए तो राजनीति का पारा कितना गर्म हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से यह साफ साफ दिखा। फिर उनकी मुलाकात चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, अपने इस मुलाकात से और दिल्ली पहुंचने मात्र से मुख्यमंत्री योगी के महत्व को देश भर की मीडिया कवरेज के जरिए देखा गया। इस दौरे से ही यह साफ हो गया कि बीजेपी मिशन 2022 के रोड मैप को तैयार करने में जी जान से जुट गई है। यही नहीं, जिस तरह से छोटे दलों की लामबंदी और दिल्ली दरबार में उनकी हाजिरी यह बताती है कि योगी आदित्यनाथ सबको साथ लेकर चलते हुए विरोधी को करारी शिकस्त देने के मूड में है। इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा जानेंगे, आखिर कैसे इस फार्मूले को बीजेपी 2022 में बुलाने की तैयारी में है और क्या कास्ट पॉलिटिक्स के साथ बीजेपी विरोधियों को करारा जवाब दे पाएगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बीच उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। तो ये सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार तक की ही बात है या फिर कुछ और? क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ संभावनाएं बड़े नेताओं से मिलने के बाद बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल लगातार मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। जाहिर है 2022 के लिए रोड मैप भी यहीं से आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में हमें पावर दें, हम अपने समाज की सेवा करें। जो जो मुद्दे हैं इनके पोखरे के पट्टे के, इनके समायोजन के, इनके शिक्षा के, इनके रोजगार के, इनके जो भी दर्द है उसे दूर करने का पावर दें। हम लोग तो काम करते हैं। कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने का आश्वासन मिला है क्या? निश्चित अब करना चाहिए उनको। अगर हमारी आवश्यकता होगी, हमारे वोट बैंक की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि 2022 की लड़ाई से ही 2024 का पता लगेगा। फिर चाहे राजनीतिक सामाजिक समीकरण हो या जातीय समीकरण हो या क्षेत्रीय। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में 325 सीटें सहयोगियों के साथ जीत के आई और 19 में जब सारे विपक्ष के लोग एकजुट होकर और बीजेपी को हराओ अभियान चला रखे थे, उसके बावजूद 64 सीटें बीजेपी को मिली। तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार का रास्ता यहीं से निकल के जाता है। बहरहाल छोटे दलों की लामबंदी और उनको साथ लेकर आगे बढ़ना इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यूपी के चुनाव का मिशन 2022 शुरू हो गया है और दिल्ली में हमको उसी की झलक मिलती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि अपडेट देंगे। और इसके अलावा लगातार जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सबकी नजरें बनी हुई है, दिल्ली दौरे को लेकर हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं जावेद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस, आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही साथ दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से सहयोगी, वो जानकारी देंगे। आप चारों मेहमानों का स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले रुक करते हैं आलोक अवस्थी जी। विपक्ष की नजरें थी कि सीएम अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन अब और पावर के साथ लौटे हैं सीएम। और ऐसे में यह कहा गया है कि सभी जातियों का ख्याल रखते हुए अब 2022 की तैयारी। तो किस तरीके से बीजेपी अब इस पूरी कवायद में जुटेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सर्व समाज की पार्टी है, एक लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी चलती है। हमारी पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। उसी नाते जो है योगी आदित्यनाथ जी लगातार जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व से मिलते रहे हैं। अभी 4 महीने चूंकि कोविड का बहुत दौर था, दिल्ली नहीं जा पाए थे, वो अपने विषय पे लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, आदरणीय हमारे जो है गृह मंत्री जी से मिले और फिर अब वो आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिले। साथ ही साथ उन्होंने जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था कि प्रवासी मजदूरों का प्रबंधन के बारे में, उस पर एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने कि योगी आदित्यनाथ जी ने कितने अच्छे ढंग से प्रवासी मजदूरों का प्रबंधन किया था। वो पुस्तक भी उन्होंने जो है हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं को भेंट करी है। 2022 का चुनाव नजदीक है, निश्चित सी बात है हम पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी होंगे तो चुनाव की चर्चा भी हो सकती है। मुझे लगता है कि जो आप आज बहुत ज्यादा जो ये बातें चर्चा हुई कि बहुत देर तक मीटिंग हुई है, वो हमेशा से देर तक मीटिंग होती रही।
और आज भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से चुनाव में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास पूरे 4.5 वर्ष का किया हुआ उनका कार्यकाल है। ठीक है आलोक जी, जो एक अच्छा कार्यकाल। आलोक जी ठीक है। कपीश जी, कल तक सवाल विपक्ष उठा रहा था, समाजवादी पार्टी उसमें सबसे आगे। अब कोई सवाल है आप लोगों का? सवाल तो सब जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, और जहां तक पार्टी विद द डिफरेंस की बात थी, वो तो डिफरेंस इनके यहाँ क्या है वो सबके सामने आ चुका है, और छिपाना जताना इनको आता भी नहीं है। वो तो सारी चीजें खुल करके आई हैं, मीडिया पे आप लोगों ने भी रिपोर्टिंग करी। लेकिन कोई व्यक्ति कहीं की मजबूरी हो सकता है अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि 200 विधायक जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा पे बैठ के धरना दिए हो, जिनको उनके तमाम मंत्रियों ने, उनके विधायकों ने पूरा आईना दिखाया हो इस कोरोना काल के अंदर, और इतना असंतोष व्याप्त कि बीएल संतोष जी को आना पड़ा, तो ये सारी कसरत और कवायद इस बात को दिखाती है कि सब कुछ बेहतर नहीं था। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, उनको लेकर के इन्हें चलना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि अगर इतनी भागदौड़ इन्होंने कोरोना के लिए की होती और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पेंडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट लगातार किया होता, तो शायद आज इतनी दिक्कत नहीं होती। नहीं, दिक्कत विपक्ष को किस बात को लेकर है? दिक्कत विपक्ष को इस बात सरकार को लेकर है, या फिर सरकार नहीं बना पाए? विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी दिक्कत इसे लेकर है, जो वोट बैंक रहा वो खिसक गया, दिक्कत इसे लेकर है। देखिए, जो सकारात्मक राजनीति करते हैं उनके लिए देश बड़ा होता है, उनके लिए सत्ता बड़ी नहीं होती है। और समाजवादी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की अपनी लड़ाई लड़ती है, सत्ता के लिए हम नहीं। हमने इनको विपक्ष में रहते हुए जो आईना दिखाया है, वो आईना इनको देखना चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने सड़क पर तो उतरे ही नहीं आप लोग। कई बार बात हो चुकी, आपके सुप्रीमो तो दिखाई नहीं देते, यदा कदा कभी कभी दिखाई देते हैं। आईना किस तरीके से दिखाया? आप क्यों वाहवाही लूट रहे हैं आप यहाँ बैठकर? राहुल भाई, अरे राहुल भाई, सुप्रीमो की आप बात कर रहे हैं, देश के असल सुप्रीमो तो मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे थे। आपकी बात, पेंडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा था, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार आपसे सवाल हमारे और आपके सारी चीजें तो आपने क्षेत्रीय आपने हमारे और आपके बीच का सवाल है, इसमें बीजेपी कहाँ आ गई? आपके साथ दोनों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपकी पार्टी के बारे में सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब मुझे दीजिए। बीजेपी को कहाँ ला रहे बीच में? गली गली मोहल्ले, अगर जवाब नहीं है, जवाब नहीं है तो ना दीजिए जवाब। जवाब नहीं है, जवाब ना दीजिए। जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी, कल तक जिन जातियों के बल पर कांग्रेस ने राजनीति की, सरकार 89 के, ठीक है नहीं सुनना, आपकी बातें नहीं सुननी। अब 89 के बाद सरकार नहीं है। अगर आप लोग उन जातियों को समेटे रहते तो विपक्षी पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में पैदा ना होती। आज वही जातियां अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं और उन्हीं जातियों को लेकर सीएम योगी चल रहे हैं या केंद्रीय नेतृत्व चल रहा है, तो फिर दिक्कत क्यों कांग्रेस को? राहुल जी, कांग्रेस को कौन सी दिक्कत है? कांग्रेस ने कब कोई दिक्कत के संबंध में कहा है कि सरकार में किसको समायोजन हो और किसका ना हो? ये दिक्कत तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उसकी सरकार के अंदर है कि किस तरीके की अंतर्कल है, किस तरीके से दो जातियों का सत्ता के नियंत्रण को लेकर वर्चस्व छिला, किस तरीके से पूरी एक जात विशेष को उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया ने अपने निशाने पर लेकर क्या क्या नहीं किया, किस तरीके की व्यथा थी, किस तरीके की वेदना थी उस जात के अंदर, कि जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में लाने के लिए काम किया। उसमें चाहे ब्राह्मण रहे हों या पिछड़े वर्ग के लोग रहे हों या दलित वर्ग के लोग रहे, केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे करके और उनको पीछे कर देना। और आज केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उनकी किसी कोई ऐसी फाइल जैसे G23 नेताओं की आपकी सुप्रीमो नहीं सुनती।
कार्यालय के अंदर न जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं जैसे है। जितिन प्रसाद साथ छोड़ देते क्योंकि सुनवाई नहीं होती, इसीलिए बीजेपी उन्हें बेहतर विकल्प। सत्ताजीवी लोग हैं सर पहले अपना देखिए, कौन सत्ता के साथ रहता है जो है नाटक करते हैं। सोच लेते अगर आप तो उसके लिए प्रियंका गांधी के लिए आप लोग जमीन तलाश रहे हैं, प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन जो मदद करता आप उन्हीं की नहीं सुन रहे हैं। तलाश रहे हैं कि जिसमें जाति संघर्ष बढ़ाया जाए, जिसमें नफरत का एजेंडा चलाया जाए। कांग्रेस देश के एजेंडे को सामने रखकर राजनीति करती है। कहां है इनकी राजनीति? उस खुशी दुबे का क्या गुनाह था कि जिसके लिए कानपुर के एसएसपी ने कहा कि उसकी रिहाई होगी, उसका अपराध नहीं है। वो खून की उल्टियां कर रही है और भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये तो किस तरीके से बांदा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एक जात विशेष के लोगों की नियुक्ति हो गई। 69,000 शिक्षकों में 6,000 से अधिक पिछड़े वर्ग के दर्द क्या है? अधिकार छीन लिया गया। दिक्कत किस बात से है? से ज्यादा लोग दलित जावेद अहमद जी, दिक्कत किस बात से है? हमें कौन सी दिक्कत है राहुल जी? राहुल जी, दिक्कत तो ब्रजेश पाठक जी को है, जिन्होंने सरकार की विफलता का आईना दिखा दिया। पूरा पत्र लिखकर सरकार से तो उन्हीं के दल के लोगों को दिक्कत। चलिए संतोष, देखिए ये अंदरूनी मामला है उनका, वो अंदरूनी मामला है, वो समझे। मंत्री है, उन्होंने वो अंदरूनी मामला है, वो समझे। ये निजी कैसे है? आपको जनता ने जनादेश दिया, इसका जवाब बीजेपी के पैनलिस्ट देंगे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार से, जानेंगे पूरा ओवरऑल हिस्सा क्या है इस दौरे का और जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, और साथ ही दीपक से अपडेट लेंगे जिस तरीके से निषाद पार्टी को सरकार में यानी कि कैबिनेट में शामिल करने की बात कही जा रही है। चर्चा लगातार जारी है, दीपक का रुख करते हैं। दीपक, जाहिर सी बात, जिस तरीके से उपचुनाव के दौरान निषाद पार्टी और साथ में आई और देखा गया कि बीजेपी कितनी मजबूत हुई। हालांकि अब सरकार में यह कहा जा रहा है कि हिस्सा दिया जाएगा निषाद पार्टी को। जाहिर तौर पर किन किन जिलों में महत्वपूर्ण निषाद पार्टी वोटर्स? की पूरी बात करते हैं, प्रयागराज से लेकर के बहराइच और श्रावस्ती तक की बात करते हैं, तो इन सभी जिलों में निषाद पार्टी के वोटर काफ़ी अच्छे हैं। 18% भागीदारी है पूरे प्रदेश में निषाद बिरादरी की। और सिर्फ एक मांग है, साल 2012 से निषाद पार्टी इस प्रदेश में, या अगर कहें गोरखपुर से उसकी शुरुआत हुई, और सबसे जो प्रमुख मांग थी कि ओबीसी कोटे से इनको निकाल करके और एससी कोटे में डाला जाए। दूसरे प्रदेशों में इनको यह आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के लगातार आंदोलन करती रही निषाद पार्टी और धीरे धीरे एक बड़ा संगठन तैयार हो गया। पूरे प्रदेश से नहीं, देश के अलग अलग शहरों में इन्होंने अपना संगठन खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, अगर ये चाहे होते तो ये जो मांग थी दूसरे प्रदेशों से लेकर के और दूसरे प्रदेशों में जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं उसको लेते हुए उनकी मांगों पर विचार किया जा सकता था। लेकिन 5 सालों तक अखिलेश यादव की सरकार ने पूरी तरह से इस मामले को टरकाए रखा। बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार में भी साल 2019 में बीजेपी के साथ आए, 3 साल हो गए, लेकिन इस सरकार ने भी अब इनकी बातों पे अभी तक फिलहाल कोई विचार नहीं किया है, सिर्फ आश्वासन मिले हैं। अब इस समय जो प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर है, सभी को पता है कि 6 महीने सरकार के अब रह गए हैं, चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में ये जो 18% मत है राहुल, कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। और यही कारण है कि अगर प्रदेश में 2 सीटें संजय निषाद मांग रहे हैं तो कंसीडर करना प्रदेश सरकार की भी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ उनको भागीदारी दी जाए, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है और संजय निषाद अभी अगर कहें तो पूरे पूर्वांचल में एक अच्छा अपना जनाधार रखते हैं। और इसको लेते हुए जो अभी आज उन्होंने अवधेश कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख करते हैं। और कैबिनेट मंत्री का चाहिए, जिस तरीके से सीएम का दौरा हुआ, सवाल भी उठे, सीएम वापस लखनऊ भी पहुंचे और ऐसे में तमाम दलों के जो नेता रहे वो मुलाकात करते हैं गृह मंत्री से। सीएम के साथ भी अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं। किस तरीके से अवधेश कुमार जी, आपका आकलन क्या कुछ कहता है? देखिए, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा था, वो किसी एक आयाम पर नहीं था जी। उसको अब बहुआयामी कह सकते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु मूल है 2022 का विधानसभा चुनाव जी।
जो राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष की जो यात्रा लखनऊ की हुई थी, वहां से जो फीडबैक आए थे, उसके आधार पर एक व्यापक प्रशासनिक फेरबदल हो चुका है। लेकिन राजनीति में गठबंधन के साथियों के साथ या जो गठबंधन बनाना है या स्वयं भाजपा के अंदर क्या करना है, सरकार के अंदर पॉलिटिकल चेंजिंग क्या करनी है, ये एक मूल बात थी जिस पर विचार विमर्श होना था। दूसरी बात यह है कि कृषि विरोधी आंदोलन के कारण एक विशेष जाति पश्चिमी समुदाय के माना जा रहा है कि वो राकेश टिकैत को लेकर थोड़ा नाराज है। कैसे उस क्षेत्र की राजनीति कैसे हो कि अगर जितनी भी नाराजगी है वो कम हो सके। और एक समुदाय की बात आप जानते ही हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आज की बैठक का था वो ये था, जैसा आपने दिखाया अनुप्रिया पटेल के बारे में, तो जब अमित शाह से योगी आदित्यनाथ मिल रहे थे तो ठीक उनके मिलने की जो अंतिम समय था उसी में अनुप्रिया पटेल को बुलाया गया था ताकि दोनों के आमने सामने की बात हो सके। जो हम लोगों की जानकारी, अनुप्रिया पटेल अपने पति को पहले से लगातार दबाव बना रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ उससे सहमत नहीं थे। अब इस समय क्या बात हुई, आने वाले समय में उसका पता चलेगा। और साथ ही साथ जो एक मैसेज पिछले 15-20 दिनों में मीडिया में जिस प्रकार से खबरें आई, विपक्ष ने भी दी कि एक विशेष जाति के लोग योगी आदित्यनाथ पर खुश हैं और केंद्रीय नेतृत्व नाराज है और उनके हटाने की बात चल रही है, और लगातार अब तो फिर आने लगी कि वो एक मजबूरी हो गए हैं केंद्रीय नेतृत्व को, उन्होंने चुनौती दे दी है। तो ये जो एक वायुमंडल बनता है उसका असर जनता पर भी होता है, पार्टी पर भी होता है। तो इसका काट अनिवार्य था। इसकी काट की दृष्टि से वो अगर दिल्ली आए, सभी नेताओं से मिले, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष, संगठन महासचिव, तो एक मैसेज गया कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के साथ है और जिन लोगों भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं के नेतृत्व में मिलकर लड़ना है। योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध जो कुछ असंतोष था उसके बारे में भी यहाँ चर्चा आई थी कि अधिकारी कार्यकर्ताओं की चर्चाएं तो बहुत थी, औदेशी चर्चाएं तो बहुत थी, और वही उन्हीं चर्चाओं को तो विराम लग गया है। आलोक अवस्थी जी, रूपरेखा क्या कुछ तय की जाएगी? यानी कि मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी होंगे, आप बताएंगे कि ये तो सीएम का विशेषाधिकार है, क्या सबको अब साथ लेकर चलने की जरूरत है? क्योंकि 2022 में चुनाव है, ऐसे में हर एक चीज बेहतर करनी होगी विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए। राहुल जी, अवधेश जी ने काफी अच्छे से विचार रख दिए हैं। पार्टी किस तरह से काम करती है वो जनता को मालूम हो चुका है, आपके विरोध मालूम हो चुका है। सीधी सी बात यह है कि हमारी पार्टी कोई खंड में काम नहीं करती है, कोई जातिवाद की पार्टी नहीं है। सभी धर्मों के लोगों को, सभी को लेकर हम साथ चलते हैं। उसी का नतीजा है कि लगातार हम हर सारे चुनाव जीतते आ रहे हैं। मेरा इतनी बात कहना है कि हमारे एक मित्र समाजवादी पार्टी के बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन को उन्होंने उंगली उठाई है हमारे ऊपर। व्यवस्था परिवर्तन तो आदरणीय अखिलेश जी ने किया था जब मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से धकेल करके खुद बैठ गए थे। ये कौन सी व्यवस्था परिवर्तन किया था वो मुझे बता दें। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल उन्होंने शासन किया है। अरे आप किस व्यवस्था परिवर्तन पे माननीय मित्र चले गए? आप तो लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात भी नहीं समझ पाते हैं। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपक आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हालांकि जिस तरीके से सीएम का दिल्ली दौरा तमाम क्यासों के बाजार कर रहे हैं, हालांकि हर क्यासों पर बाकायदा पानी डाला गया, और ये अब कहा जा रहा है कि डबल पावर के साथ एक बार फिर दिल्ली से यूपी लौटे हैं सीएम योगी। आने वाले दिनों में आपको वो तस्वीरें जरूर दिखाई देंगी। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।